नमस्कार दोस्तों, लिसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सामान्यतः इंडियन पॉलिटी के वे छात्र जो राज्य व्यवस्था को समझकर पढ़ना चाहते हैं या जो सामान्यतः छात्र हैं, उनसे अगर सामान्य से सवाल किए जाएं कि संविधान क्या है, संविधान के क्या अंग हैं और संविधान की क्या आवश्यकताएं हैं, तो सामान्य वे छात्र जो राजनीति शास्त्र को समझ कर नहीं पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं मौन हो जाते हैं। आज के इस विषय में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मुख्यतः संविधान हम कहते किसे हैं, उसके क्या अंग होते हैं और क्यों आवश्यक है संविधान। आइए प्रारंभ करते हैं कि संविधान क्या है। मुख्यतः कुछ शब्द सुनने में आता है। संविधान, विधान, कानून, नियम और परिनियम, ये कुछ शब्द हैं। संविधान, विधान, कानून, नियम, परिनियम। सामान्यतः छात्रों को सबसे पहले संविधान को समझने में इसी बात की दिक्कत आती है कि वो सामान्यतः इन सभी शब्दों को, संविधान, विधान, कानून, नियम और परिनियम को एक ही जैसा समझने लगते हैं या लगभग समानार्थी उसको समझने लगते हैं। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इन शब्दों में पर्याप्त अंतर होता है। इन्हीं चीज़ों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अंग क्या हैं। तो संविधान का तात्पर्य है सर्वश्रेष्ठ विधान। संविधान का मतलब होता है, संविधान जो शब्द यहां पर यूज किया गया है, इसका तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठ विधान। सर्वश्रेष्ठ विधान अर्थात जो सभी चीजों से ऊपर हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, वो संविधान होता है। जिसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, तो इस संविधान के अंदर ये संविधान बनता कैसे है? ये संविधान कानूनों से बनता है। ये संविधान कानून से बनता है। ये कानून, छोटे छोटे कानून जो देश को चलाने के लिए, हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए, तथा एक नागरिक और एक राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है, जो छोटे छोटे नियमों को बनाया जाता है, उन्हीं नियमों का जो संग्रह होता है, इस नियम को आप विधान भी समझ सकते हैं। विधान तो अर्थात जो ये नियम बनाए जाते हैं, जिसे व्यवस्थापिका के द्वारा, जो संविधान के सरकार के जो 3 अंग होते हैं, तो उसमें जो व्यवस्थापिका होती है, जिसको कानून बनाने की आज़ादी दी जाती है, कानून बनाने की शक्ति उसे दी जाती है, व्यवस्थापिका के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। व्यवस्थापिका के द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। तो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे कानूनों को जब संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो हमारे संविधान का रूप लेता है। इन कानूनों को लागू करने के लिए, जो सरकार का दूसरा अंग है, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, उस कार्यपालिका के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो नियम, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कार्यपालिका के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा कुछ छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं कि व्यक्ति को ऐसा काम करना है, इस तरीके का काम करना है। तो ये जो छोटे छोटे नियम होते हैं, वो नियम इन कानूनों को लागू करने के लिए, इन कानूनों पर चलने के लिए हमें उसका पालन करना पड़ता है। इसी नियम को हम लोग परिनियम भी कहते हैं।
नियम भी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि जो संविधान है ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो छोटे छोटे नियम जिसे कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, प्रशासनिक क्षेत्र के द्वारा बनाया जाता है इसको, और इन नियमों को बनाया जाता है ताकि हम जो कानून जो विषय व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया है उस कानूनों का पालन कर सकें, और इन्हीं कानूनों का संग्रह जो होता है उसे हम संविधान कहते हैं। समझ पा रहे हैं लोग इसे कि ये जो तमाम प्रकार के शब्द जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे थे कि संविधान, विधान, कानून, नियम और परिनियम, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो संविधान यानी कि विधान है उसे हम क्या बोलेंगे? संविधान। और विधान और कानून लगभग एक ही शब्द होता है जिसे व्यवस्थापिका के द्वारा गठित किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, और इन्हीं का संग्रह संविधान कहा जाता है। और इस कानून का पालन करने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा, जिसे हम नियम अर्थात परिनियम कहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर ये शब्द अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है, छात्रों को समझ में नहीं आता है कि इन सभी पर्याप्त शब्दों में क्या अंतर हो सकता है। तो इन अंतरों को हमने देखा कि इस तरीके से नियम, कानून और संविधान ये तीन महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये खड़ा होता है, जब हम संविधान को देखते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस संविधान को पढ़ने से हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, इस संविधान को पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसको जानते हैं कि इस संविधान के पढ़ने से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है या क्या जानकारियां हमें संविधान के पढ़ने से प्राप्त होती हैं। संविधान के पढ़ने से सर्वप्रथम जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ये होता है कि राज्य की संरचना, जो राज्य की संरचना होगी, अर्थात जो राज्य व्यक्तियों के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया, तो वो राज्य कैसा होगा, हमारा राज्य कैसा होगा, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। जैसा कि अगर हम देखें कि राज्य की जो संरचनाएं होती हैं, राज्य के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं राजतंत्र होता है, राजतंत्र, तो हमारा जो देश है वो क्या राजतंत्र के अंतर्गत आता है, या फिर वो गणतंत्र बनाया गया है तो गणतंत्र के अंतर्गत आता है, या फिर वो लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है, या फिर वहाँ पे अधिनायक तंत्र की व्यवस्था बनाई गई है तो अधिनायक तंत्र की व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं तंत्र के द्वारा जब स्थापित किया जाता है, अर्थात राज्य का जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार का होगा, वो राजतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा या अधिनायक तंत्र होगा। तो इस प्रकार की जो जानकारी सबसे पहले हमें मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? हमारे संविधान के द्वारा मिलता है। अर्थात हमारे देश के संविधान को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है, किसी भी देश के संविधान को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उस देश की जो तंत्र है, जो उस देश का जो सिस्टम है वो किस प्रकार का बनाया गया है। वहाँ पर राजतंत्र अपनाया गया है या गणतंत्र अपनाया गया है या लोकतंत्र अपनाया गया है या फिर वहां पर अधिनायक तंत्र अपनाया गया है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है? गणतंत्र अपनाया गया है और लोकतंत्र अपनाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राज्य की संरचना होती है इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? संविधान से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य के बनने के बाद दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है सरकार की। तो सरकार की जो संरचना है, सरकार की जो संरचना है इसके बारे में हमें जानकारी भी कहां से प्राप्त होता है? संविधान से प्राप्त होता है। अर्थात संविधान के पढ़ने के बाद से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में सरकार बनाई जा रही है, उस सरकार की जो संरचना है, उसका जो रूप है वो किस प्रकार का है। जैसे कि अगर हम देखें तो दो प्रकार की मुख्यतः सरकारें पाई जाती हैं, जैसे कि संसदात्मक सरकार होती है, संसदात्मक सरकार, और दूसरी सरकार एक होती है जिसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक। दूसरी सरकार जो होती है वो अध्यक्षात्मक सरकार होती है। तो इस तरह से दो प्रकार की सरकारें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो हम किसी भी देश के संविधान को पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस देश का संविधान जो है वो संसदात्मक है, अर्थात वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक संसद का निर्माण किया जाता है और उसके बाद देश की व्यवस्था को चलाया जाता है, और शासन की जो शक्ति का जो स्रोत है वो एक संसद के अंतर्निहित कर दिया जाता है। और यहाँ पर शासन का जो शक्ति का स्रोत होता है वो किसी एक व्यक्ति में निहित कर दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को
अध्यक्षात्मक कहा जाता है। तो किसी भी देश के संविधान को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलने लग जाता है कि उस देश की संविधान जो है, उस देश की जो सरकार की स्वरूप है वो संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। इसे अगर हम एक दूसरे रूप में देखें तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्थाएं मुख्यतः क्या होती हैं, संघात्मक होती हैं। वहाँ पर व्यवस्था संघात्मक है या फिर एकात्मक है। तो इस तरह की व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर एक संघ का निर्माण किया गया। अर्थात जब जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलता है भारत में। तो भारत एक संघात्मक देश हो जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एकात्मक देश कहे जाते हैं। तो सरकार का जो स्वरूप है, सरकार की जो संरचना है, सरकार दिखती कैसे है, ये हमें संविधान को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे देश की संविधान सरकार जो है वो संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है। जो भी शब्द आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इस जो सीरीज का नाम है एडवांस पॉलिटी के नाम से इसको चलाया जा रहा है। तो ये उस उम्मीद के साथ चलाया जा रहा है कि जो भी शब्द हैं इसमें, उन शब्दों को आप लोग मुख्यतः समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को इन शब्दों में कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें कि इस पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब होता है, तो उसको वहाँ पर बता दिया जाएगा या अगली वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर शब्दों को समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो सरकार की जो संरचना है वो संघात्मक है या अध्यक्षात्मक है या फिर संसदात्मक है या एकात्मक है। इस तरीके की व्यवस्था जो होती है ये हमें संविधान से, किसी भी देश के संविधान को पढ़ने से उस देश की सरकार की जो संरचना है उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण चीज होती है, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है कि जो सरकार बनाई जा रही है उस सरकार के जो सरकार के अंग है उसकी संरचना कैसी होगी। सरकार के अंग की संरचना, सरकार के अंग की संरचना, सरकार के अंग की संरचना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी संविधान के लिए कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सरकारें जो भी बनाई जाती हैं, या हम सरकार की अगर बात करें, सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के अंग जो होते हैं वो तीन प्रकार की होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका, और एक होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सरकार के जो अंग होंगे उसकी जो संरचना होगी, सरकार के जो तीन अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसकी जो संरचना होगी इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह होगी कि अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो यहाँ पर कानून को बनाने की जो शक्ति होती है, कानून को बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, व्यवस्थापिका के पास होती है। उसी कानून को जो लागू करने वाली संस्था होती है, लागू करने की जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है, तथा उसी कानून की व्याख्या करने का जो कार्य होता है वो हमारी न्यायपालिका के पास होता है। तो इसके जो स्वरूप होंगे, अर्थात कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा, कार्यपालिका हमारा सिमरल होगा या रूलर होगा, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर हम सिमिलर होगा या फिर ये रूलर होगा, इसके ये हमारा संविधान बताता है। इसके बाद से अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका में आप देखते हैं कि एक पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं। तो कुछ देशों में एक ही सदन होता है। तो यानी कि व्यवस्थापिका का जो स्वरूप होगा वो एक सदनात्मक होगा या फिर वो द्विसदनात्मक होगा, एक सदनात्मक होगा या फिर वो द्विसदनात्मक होगा। इस प्रकार की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ये भी किसी देश के संविधान को पढ़ने के बाद से हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पर जो कार्यपालिका है वो सिमिलर है या रूलर है, या फिर व्यवस्थापिका जो है वो एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जैसे कि वहाँ पर पदसोपान की पद्धति अपनाई गई है, एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाया गया है, ये तमाम प्रकार था। तो न्याय की जो प्रणाली है वो किस प्रकार अपनाया गया है, वहाँ पर उसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में जानकारी हमें संविधान से प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी देश के संविधान को पढ़ने के बाद ये तमाम चीजें हमें उससे पता चलता है। इसके अलावा ये जो सरकार के अंग है, अर्थात कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका क्या काम करेगी, व्यवस्थापिका जो है वो क्या काम करेगी और न्यायपालिका जो है वो क्या काम करेगी, और इसका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन स्वतंत्र निकाय होगा, कौन स्वतंत्र निकाय नहीं होगा। तो ये तमाम प्रकार की, अर्थात जो कार्यपालिका की जो अंग है, जो ये सरकार के अंग है और जो कार्यपालिका की संरचना की बात जो की जा रही थी, इसके कार्य की और इसकी जो शक्तियां हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है किसी भी देश के संविधान को पढ़ने से, कि सरकार के जो अंग हैं उसके क्या कार्य हैं और उसके क्या अधिकार दिए गए हैं। इन जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है इसको किन प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, संविधान के पढ़ने से होती है। तो संविधान हमें
क्या क्या बताता है, राज्य की संरचना कैसी होगी, सरकार की संरचना कैसी होगी, सरकार के अंग की संरचना कैसी होगी। उसके अलावा जो सरकार के अंग हैं, ये 3 प्रकार के अंग यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये जो 3 प्रकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके कार्य और शक्तियां और इनके अधिकार क्या होंगे, ये किस प्रकार से कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है संविधान के बारे में, अगर हम देखें संविधान से जो सबसे बेहतरीन जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होता है कि राज्य जो है, इसे आप लोग कहीं भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समय समय पे, मुख्यतः समझने पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें जो चौथी चीज आपको प्राप्त होती है, चौथी जो चीज यहाँ पर प्राप्त होती है वो यह है कि व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और उसकी जो स्वतंत्रताएं हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार। जब भी कोई देश आज़ाद होता है और उस देश में संविधान का निर्माण किया जाता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ बनाई जाती है वो ये होता है कि व्यक्ति को कितना अधिकार दिया गया है और किन प्रकार की स्वतंत्रताएं उसे प्राप्त है। ये भी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, अर्थात किसी भी देश में किसी व्यक्ति को कितना अधिकार है और किस प्रकार की स्वतंत्रता उस देश में उस व्यक्ति को दिया गया है। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो उसके बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो भी हमारे संविधान के पढ़ने से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर हम 5वीं चीज को देखें तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, जिससे संविधान को बनाया गया, जिसकी वजह से संविधान को बनाया गया, इसके बारे में जानकारी हम लोग जब संविधान की आवश्यकता पर बात करेंगे वहां पर भी इसके बारे में बताया जाएगा। तो जो व्यक्ति और सरकार, अर्थात जो व्यक्ति होता है ये सरकार बनाता है, व्यक्तियों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। तो व्यक्ति और सरकार, व्यक्ति और सरकार में जो संबंध है, व्यक्ति और सरकार में जो संबंध है, तो व्यक्तियों में और सरकार के बीच में जो संतुलन करने के लिए सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। व्यक्ति और सरकार के बीच संतुलन के सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। अर्थात व्यक्ति और सरकार के बीच जो संतुलन स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर संविधान से, अर्थात किसी भी देश के संविधान को पढ़ने से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो व्यक्ति है और जो सरकार है उनमें कितना अधिकार व्यक्ति के पास प्राप्त है और सरकारें क्या क्या काम कर सकती हैं, सरकार व्यक्ति पर कितना नियंत्रण कर सकती है, व्यक्ति सरकार को किस प्रकार से बना सकता है। तो इन तमाम प्रकार के व्यक्ति और राज्य के बीच में, व्यक्ति और सरकार के बीच में जो सिद्धांतों का निरूपण किया गया है ताकि इन दोनों में समन्वय बना रहे, दोनों में कोई किसी प्रकार का जो मतभेद है वो वैसी स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो सके, तो इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में संविधान को बनाया जाता है कि व्यक्ति और सरकार के बीच में संतुलन बना रहे। तो उस संतुलन के लिए जो सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, संविधान के पढ़ने से। हमें उसके बारे, किसी भी देश के बारे में जानकारी अगर लेनी है तो, और उसके तमाम चीज़ों के बारे में, अर्थात ये 5 चीज़ें इसमें हमने देखी कि संविधान को पढ़ने से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज्य की संरचना कैसी होगी, सरकार की संरचना कैसी होगी, इसके अलावा सरकार के जो अंग होंगे उसे किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसकी संरचना कैसी होगी, और उनके जो कार्य होंगे, अर्थात जो 3 प्रकार के अंग हैं तो वो तीनों प्रकार के अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, तो या उसके जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार की होंगी, इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारियां जो होती हैं वो हमें संविधान से प्राप्त होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, संविधान से प्राप्त होती है। और व्यक्ति और सरकार के बीच में जो संतुलन बनाने के लिए सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है उसकी जानकारी भी हमें संविधान से प्राप्त होती है। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें संविधान के पढ़ने से प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे कि संविधान के जो अंग हैं इस पर हम लोग क्या जान सकते हैं, आप लोग किस चीज़ को संविधान मानते हैं। जो भी इसको लिखना चाहते हैं वो लोग थोड़ा पीछे करके और उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, या समय समय पर मेरे साथ साथ नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। संविधान के अंग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह निकल के आता है कि जो संविधान, आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर एक किताब लेकर के और उनकी एक मूर्ति बनाई जाती है, तो क्या वो जो किताब है, संविधान की जो पुस्तक है, तो क्या वो एक अपने आप में संविधान है, पूरा संविधान वही है?
क्या हम उतना पढ़ लें तो हमारे पास पूरी जानकारी मिलेगी? अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें 395 आर्टिकल, 395 इसमें अनुच्छेद हुआ करते थे, और इसके अलावा इसमें 8 अनुसूचियां थीं जो बढ़ करके इस समय 12 हो चुकी हैं। 8 इसमें अनुसूचियां थीं और इसमें 22 भाग। ये मूल संविधान की यहाँ पर बात की जा रही है। लगभग इस समय 450 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो। इसके अलावा 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं और 22 भाग हमारे मूल वर्तमान संविधान में प्राप्त हैं, ये देखने को मिलता है। तो क्या ये जो पुस्तक है जिसमें 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग इसमें जो बनाए गए हैं, तो क्या यही पूर्ण संविधान है? ऐसा नहीं है। इस संविधान में समय समय पे संशोधन किए गए हैं, समय समय पे संशोधन किए गए हैं। तो संविधान के अंग की अगर हम बात करें तो संविधान की पुस्तक तो है ही, अर्थात जो संविधान की पुस्तक है उसको तो संविधान का अंग माना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जो संविधान में संशोधन हुए हैं, संविधान में संशोधन संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, ये संशोधन जो है ये भी हमारे संविधान के एक भाग होते हैं, क्योंकि समय समय पे हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं और जैसी आवश्यकता होती है वैसा इसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पे जो ये स्थितियाँ होती हैं उसमें बदलाव आता है और उसी की आवश्यकता होती है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाए, तो उन संशोधनों को भी संविधान का अंग माना जाता है। इसके अलावा जो भी संशोधन होते हैं या जो भी आर्टिकल हैं, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया था वो काफ़ी कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसमें एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक कानूनी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो जो भी आर्टिकल्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, तो उनकी अगर व्याख्या करनी होती है, उनकी अगर व्याख्या करनी होती है तो उसका काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया होता है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है या विभिन्न प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को भी संविधान के अंग में शामिल किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उसे भी कहाँ शामिल किया जाता है? उसे भी संविधान के अंग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो संविधान की भाषा है वो थोड़ा विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो उन भाषाओं को विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पे उसकी व्याख्या की गई है, उस पर विधिक भाष्य लिखे गए हैं। तो जो विधिक भाष्य विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं तो वो विधिक भाष्य जो होते हैं वो भी हमारे संविधान के अंग होते हैं। इन्हें हम टीकाएं भी कहते हैं, इन्हें टीकाएं भी कहते हैं। तो जो विधिक भाष्य और टीकाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा संविधान की व्याख्या करते हुए लिखी गई हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं? संविधान का अंग के अंतर्गत मानते हैं। तो संविधान में संशोधन संविधान का अंग होता है। संविधान में जो न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो भी संविधान का अंग माना जाता है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो भाष्य और टीकाएं लिखी गई हैं उसे भी संविधान का एक अंग के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसे हम कहते हैं संविधान का अभिसमय, अर्थात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संविधान में लिखी ही नहीं गई हैं। तो जो व्यवस्थाएं संविधान में लिखी नहीं गई हैं उसे हम कहते हैं संविधान का अभिसमय। तो ये जो संविधान के अभिसमय होते हैं, जैसे कि अर्थात वे परंपराएं जो स्वतः ही हमारे संविधान में लागू हो जाती हैं, जैसे कि हम उप प्रधानमंत्री पद की बात करें, हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 6-7 लोग जो हमें उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। या अगर हम राष्ट्रपति के वीटो पावर की बात करें तो किसी आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में इसको लागू किया जाता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जो संविधान में लिखी नहीं गई है, लेकिन परंपरा के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे संविधान में उसे कहीं ना कहीं लागू किया गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम संविधान के अभिसमय कहते हैं। तो ये 4 जो चीजें हैं ये हमारे संविधान की क्या होती हैं? संविधान के अंग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप सिर्फ संविधान की जो की पुस्तक है, ये जो संविधान की जो पुस्तक यहाँ पर हम देखने की बात कर रहे थे, तो सिर्फ पुस्तक के पढ़ लेने से हम संविधान को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अगर हमें संविधान को समझना है तो संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानूनों की व्याख्या की है समय समय पे, उन्हें भी हमें देखना होगा। अर्थात विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विधिक भाष्य और टीकाएं लिखी गई हैं उसे भी देखना होगा।
और उन अभिसमयों को भी समझना होगा जो हमारे संविधान में बिना लिखे ही परंपरा के आधार पर ये संविधान में शामिल कर ली गई है, व्यवस्था में उसे शामिल कर लिया गया है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये संविधान के अंग के अंतर्गत आते हैं। अब अगला सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है कि हमारे इस संविधान की आवश्यकता ही क्यों है, इस संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। वैसे तो हमने बताया था यहाँ पर कि संविधान को से इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए भी ये आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके सिद्धांतिक तौर पर बात करें, इसके दार्शनिक तौर पर बात करें, तो हमें पहुँचना होगा हाब्स लॉ रूसो ने जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, राज्य का जो साव्य सिद्धांत दिया था, राज्य का जो अनुबंध का सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका जो निचोड़ है, उसकी जो मूल बात है वो ये है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्तियों के द्वारा समाज का निर्माण होता है। यहाँ पर हम तीसरे भाग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति के द्वारा, अर्थात व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के द्वारा समाज का निर्माण होता है। लेकिन व्यक्ति इसी समाज से संतुष्ट नहीं होता है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए, क्योंकि उसे समाज से विभिन्न प्रकार के खतरा होता है कि समाज उसके अधिकारों का हनन ना करे, उसके जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना करे, तो इसके लिए व्यक्ति जो होता है वो इस समाज पर नियंत्रण करने के लिए एक संप्रभु सरकार की स्थापना करता है, अर्थात एक सरकार बनाता है। तो ये एक समझने लायक पॉइंट है यहाँ पे। और ये जो व्यक्ति है जो सरकार की स्थापना करता है, ये अपने जो अधिकार हैं, जो अपने स्वतंत्रताएं हैं, उन स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण करता है, राज्य या सरकार का निर्माण करता है। आप यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे राज्य का निर्माण करता है। और इस राज्य को एक किस प्रकार का राज्य बनाता है, संप्रभु राज्य बनाता है। अब ये एक बहुत ही अच्छी विडंबना यहाँ पर आ जाती है कि व्यक्ति समाज से बचने के लिए, समाज से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, एक समाज को अपने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए राज्य का निर्माण करता है और उसे क्या बना देता है, संप्रभु बना देता है, अर्थात उससे एक एब्सोल्यूट पावर उसको यहाँ पर दे देता है। तो क्या अब राज्य कुछ भी कर सकता है, अर्थात जो व्यक्ति समाज का, राज्य का निर्माण कर रहा है तो उसे संप्रभु बना दे रहा है, अर्थात वो व्यक्ति पर किसी प्रकार का कानून बना सकता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसी संप्रभु राज्य पर, इसी संप्रभु राज्य को किस तरीके से वो कानून का निर्माण करेगा, इसके लिए यहाँ पर संविधान की यहाँ पर बात की जाती है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति जो होता है ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, और जो ये राज्य होता है ये शक्ति का प्रतीक होता है, ये राज्य शक्ति का प्रतीक होता है। तो स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता और शक्ति के बीच में जो संतुलन है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, अर्थात कि जो व्यक्ति है और व्यक्ति और जिसके व्यक्तियों के द्वारा जो राज्य का निर्माण किया गया है, तो उसके बीच में व्यक्तियों और राज्य के बीच में के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। एक संविधान बनाया जाता है ताकि राज्य जो है सिर्फ राज्य जो है यहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुश ना हो सके, राज्य किसी प्रकार से निरंकुश ना हो सके, या फिर अगर हम देखें तो राज्य यहाँ पर व्यक्ति और समाज में जो व्यक्ति जो है वो राज्य पर खतरा ना बन सके। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति एक समाज में, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। व्यक्तियों के समूह के द्वारा समाज का निर्माण किया जाता है और इस समाज से व्यक्ति को अपने अधिकार और स्वतंत्रता का खतरा होता है और उसके लिए वो राज्य का निर्माण करता है और उसे वो संप्रभु बनाता है, उसे वो संप्रभु बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है और राज्य जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में संतुलन करने के लिए, यहाँ पर इन दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए, संतुलन के लिए संविधान का निर्माण होता है। यहाँ पर संतुलन करने के लिए संविधान का निर्माण होता है, संविधान का निर्माण होता है, ताकि इस संविधान के द्वारा ये जो होगा, अर्थात जो राज्य होगा, ये निरंकुश नहीं हो पाएगा,
अर्थात व्यक्ति संविधान के द्वारा राज्य पर नियंत्रण रखेगा और वो निरंकुश नहीं हो पाएगा, और इसी तरीके से राज्य के ऊपर व्यक्ति जो होगा वो खतरा ना बन पाए, इसके लिए संविधान की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करिए। व्यक्तियों के समूह के द्वारा समाज का निर्माण होता है और उस समाज से व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का खतरा होता है, जिसके लिए वो राज्य का निर्माण करता है। राज्य जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है और व्यक्ति जो होता है ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। इस स्वतंत्रता और शक्ति के बीच में जो संतुलन स्थापित किया जाता है, इसी संतुलन के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, ताकि जो राज्य है ये निरंकुश ना हो सके और जो व्यक्ति हैं वो समाज पर खतरा ना बन सके या राज्य के लिए खतरा ना बन सके। इस तरीके से अगर हम राज्य के एक उचित परिभाषा के तौर पर देखने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि संविधान की परिभाषा अगर यहाँ पर दी जाए तो ये कहा जा सकता है कि संविधान एक नैतिक स्थिति का निर्माण करता है। संविधान एक नैतिक स्थिति का निर्माण करता है जो व्यक्ति और राज्य के बीच शक्ति या स्वतंत्रता को संतुलित या संतुलन के बीच में संतुलन स्थापित करता है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जहां पर भी आप लोगों को जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, कमेंट में करके आप लोग हमसे जरूर पूछें। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। जो भी वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस तरीके से इसमें सुधार की आवश्यकता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप कमेंट करेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।